वेलकम टू रणनीति। मेरा नाम रश्मि सिन्हा है और आज मैं वीडियो लाई हूँ ईपीएफओ एग्जाम से रिलेटेड। यूपीएससी ने नोटिस जारी किया है, ईपीएफओ एग्जाम होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप 25 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक। अगर हम लोग इस एग्जाम को देखते हैं तो देखिए इसके अंतर्गत 3 पोस्ट आए हैं। पहला पोस्ट है ईओ यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक हाई लेवल ऑफिसर है जो कि इस एग्जाम में अपॉइंट होंगे। अगर आपको याद है नीरव मोदी केस, तो आपने देखा होगा जो भी फिनेंशियल फ्रॉड होते हैं उसमें जो ऑफिसर जो जानकारी इंक्वायरी करते हैं, जानकारी देते हैं, वो ईओ होते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं। उसके अलावा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है एओ यानी अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पोस्ट आया है वो है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड असिस्टेंट कमिश्नर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इस पोस्ट में क्या है वो भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो देखिए एओ और ईओ की टोटल वैकेंसी आई है इसमें 418। और वही अगर हम बात करते हैं ईपीएफसी यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट आई है उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, तो वो है 159। और टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल आई है 577 वैकेंसी। वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन अगर आप मेहनत करें, देखिए एग्जाम कोई भी टफ नहीं होता, ये डिपेंड करता है हमारे मेहनत पे, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी वीक होगी तो आपको वो एग्जाम टफ लगेगा ही। तो वैकेंसी तो खैर कम है लेकिन अगर तैयारी अच्छी की जाए, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ रणनीति के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए इसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप किसी भी कॉलेज से, मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएट है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या चाहिए, तो अगर आप बैठ रहे हैं ईओ यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के पोजीशन पे, तो आपका एज जो है वो 30 ईयर से कम होना चाहिए, 18 टू 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और अगर आप ईपीएफसी यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट में जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी एज जो है वो मिनिमम 35 ईयर्स तक होना चाहिए, यानी जो 30 प्लस है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं। ये तो है एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन। अब हम लोग मूव करते हैं एग्जाम पैटर्न पे और किस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो कैसे तैयारी करें। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत मिलेगी तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। जी हाँ, पहला प्रयास जरूरी है। तो जो बिगनर है उनके लिए देखते हैं क्या है एग्जाम पैटर्न, क्या है सिलेबस और कैसे बनाए रणनीति। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी इसमें क्या पेपर आते हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल इस एग्जाम में अगर हम 2020 में ये एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी इससे पहले, तो उस एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस आए थे 120 और टोटल मार्क्स थे 300। इसमें एक ही एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, और उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। रिटन एग्जाम 300 मार्क्स का होता है, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स। और आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ 100 मार्क्स के आते हैं। तो ठीक है, यानी टोटल 400 पे ये वेटेज निकाले जाते हैं। रिटन का वेटेज बहुत अच्छा होता है, 75% रिटन को वेटेज दिया गया है। और वही अगर इंटरव्यू की बात करें तो 25% है, यानी कि अगर आपका रिटन अच्छा है तो जरूर आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिटन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एग्जाम को जानना पड़ेगा। एग्जाम के लिए सबसे पहले होता है सिलेबस। सिलेबस को अच्छी तरह से जाने और बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस पे ही जाए। यहाँ पे ऑफिशियल साइट से ही सिलेबस निकाला गया है तो ये बहुत ही ऑथेंटिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है एग्जाम सिलेबस, क्या है एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले इसमें कुछ जनरल सब्जेक्ट है। जनरल सब्जेक्ट का मतलब हुआ अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो जनरल होते हैं जो कि सभी एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अगर आप दे रहे हैं जनरल एग्जाम की बात की जाए तो आप मैथ्स पढ़े होंगे तो मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे, फिर रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएंगे, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि 1905 के बाद की जो हिस्ट्री होती है जिसमें हम लोग ने पढ़ा है सूरत स्प्लिट, देन लखनऊ पैक्ट, देन दांडी मार्च, जैसे जो पूरी स्टोरी आती है, सत्याग्रह मूवमेंट्स, गांधी जी कंट्रीब्यूशन, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, वो सारे चैप्टर से हिस्ट्री में क्वेश्चंस आएंगे। हर एक सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी होगी वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जान जाते हैं इसकी सिलेबस। तो सिलेबस में हमने देखा कि 5 जनरल सब्जेक्ट्स आ गए आपके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या पूछा जाता है, तो देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन का मतलब एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। फिर आपका क्वेश्चन जो आएगा वो इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसिंग आप पढ़ते हो, उसके अलावा फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं
कंप्यूटर की तो हो गई। आगे बढ़ते हैं, जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। तो जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका एरर स्पोर्टिंग से, पैरा जंबल से, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करें, मतलब एक चैप्टर पढ़ें उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। तो पैसेज से 5-10 क्वेश्चन आते हैं जो कि आप एग्जाम में कर पाइएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट की देखते हैं तो देखिए कुछ सब क्वेश्चन जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम, वो सब याद कर ले। वोकैब से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के बाद। तो इंग्लिश के बाद हम लोग देखते हैं, इंग्लिश के बाद मैथ्स पे आते हैं और रीजनिंग पे आते हैं। तो देखिए मैथ्स के लिए आप एचसीएफ, एलसीएम, अलजेब्रा, देन प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर पे फोकस करें। साथ में एसआई, सीआई चैप्टर को फोकस करें जो कि जनरल मैथ्स के चैप्टर्स होते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इसमें ब्लड रिलेशन पे फोकस करें, देन सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग पे फोकस करें। तो ये है रीजनिंग का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? तो देखिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि ये एग्जाम 2021 में लास्ट टाइम हुआ था, तो अब ये एग्जाम हो रहा है 2023 में, तो आपके लिए पूरे साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दिशा पब्लिकेशन के ईयरली करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छी बुक है, उसको आप खरीदें, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप बुक एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करें। उसके अलावा नोबेल प्राइज, पद्मा अवार्ड जैसे अवार्ड एंड ऑनर पे फोकस करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप फोकस करें। साथ में स्कीम पे जरूर फोकस करें, क्योंकि ईपीएफओ के अंदर एम्प्लॉय के लिए बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट निकालती है, उन स्कीम पे फोकस करें। तो ये है करंट अफेयर का पार्ट। अब हम लोग कुछ ऐसे सब्जेक्ट को देखेंगे जो कि जनरल सब्जेक्ट से अलग है, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आएंगे आपके इस एग्जाम में। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आएंगे। सोशल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे है सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो उन पे फोकस करें, स्कीम वगैरह पे फोकस करें। साथ में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके डिटेल एनालिसिस को देखें, क्या है उसमें, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, इस तरह से आप प्रिपेयर करें ईपीएफओ के बारे में। उसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको प्रिपेयर करें। उसके अलावा और भी चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे फोकस करें, ठीक है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आते हैं, उसके अलावा आपका सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर लॉ, जो भी लेबर लॉ है, जैसे कि विमेन के लिए स्पेसिफिक लेबर लॉ आते हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया है, उससे अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आने के चांसेस अधिक है, तो उनको प्रिपेयर करें। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट आए हैं, ठीक है, उनको प्रिपेयर करें। उसके अलावा आप प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, देन स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और अभी हाल में 2019 में 4 लेबर कोड आए हैं, ठीक है, तो उन 4 लेबर कोड से बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने के, तो उनको प्रिपेयर करें। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से भी क्वेश्चन आती है, जैसे कि लेबर ब्यूरो वेलफेयर, ESIC, उसके अलावा चीफ लेबर ऑफिसर, उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी क्वेश्चन आती है, तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी एक्ट है, जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक्ट है, अभी हाल में एक योजना आया, कौन सा योजना था? श्रम योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम धन योजना, उसको देखें। तो इस तरह से आप क्वेश्चन प्रिपेयर करें, इंपॉर्टेंट एक्ट से क्वेश्चन आने की पूरी चांस है। ये है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल सब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए इस तैयारी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और साथ में मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। और दिशा पब्लिकेशन की यूपीएससी ईपीएफओ गाइड आती है, जिसमें रिटन एग्जाम के पूरे पैटर्न के साथ अच्छे से हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन वाइज एनालिसिस है, तो उनको पूरी तरह से देखें। ये है दिशा पब्लिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक यूपीएससी ईपीएफओ गाइड, ठीक है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, और मैथ्स और रीजनिंग की भी बुक आती है, जिनकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछें। और हाँ, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 120 है और टोटल मार्क्स 300 है, तो हर एक क्वेश्चन कितने का है? 2.5 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग है तो हाँ है, कितना है? 1/3। तो
इस तरह से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और भी कहीं डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।